नमस्कार साथियों, सलाम चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होंगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। और इस क्लास के माध्यम से उन सभी प्रिय साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों, जो कि CTET का तैयारी कर रहे हैं, है ना। खासकर हम इस क्लास को लेके इसीलिए आए साथियों क्योंकि CTET में आपको पता है कि CTET में 100 150 में से CTET में क्या है साथियों, CTET में 150 नंबर में से 150 नंबर में से आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात हम कह सकते हैं बाल विकास कितना आता साथियों, बाल विकास आ रहा है 30 क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर के हैं ना। कितने? 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। और इसी को कवर करने के लिए आपको बाल विकास का नॉलेज बहुत ही अच्छा से होना चाहिए साथियों। और इस क्लास को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को ऐसा डाटा दूं जिससे कि आपका CTET निकले ही। और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से शॉर्ट डाटा भी मिल रहा है और आप लोगों को बहुत ही डिटेल से क्लासेस आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके पूरे क्लासेसों को देखना होगा साथियों, जिससे कि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आप लोगों को क्लास की ओर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बाल विकास के सिद्धांत, जो कि आज का कौन सा सेकंड पार्ट है ना, कौन सा यहाँ पे आज का जो है कौन सा सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज का सेकंड पार्ट है और हमने फर्स्ट पार्ट को बहुत ही अच्छा से क्लियर किया है। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको आज का जो क्लास है बाल विकास के सिद्धांत की ओर, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। सो ये चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों बाल विकास की कुछ अवधारणाओं को पहले हम यहाँ पे समझेंगे। सो बाल विकास होता क्या है, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें भी मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया था। बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है, बालक का मानसिक व शारीरिक विकास। बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास ही बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा साथियों आप लोगों को, बालक का यानी कि इसका सामान्य अर्थ की अगर मैं बात करूँ, बाल विकास का सिद्धांत या हम बाल विकास की अवधारणाओं की अगर हम बात करें, तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थ क्या होता है, बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास, है ना। बालक का क्या होना चाहिए इसमें, बालक का मानसिक और शारीरिक, है ना। क्या होता है इसमें, बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो पाता है ना। बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है, इसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनके विकास के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, है ना, इसी के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना। उसके बाद में क्या है, शारीरिक, मानसिक सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता, है ना। सामाजिक सामाजिक उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक एवं संज्ञानात्मक एवं इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे शामिल करते हैं किसको, भाषाई ज्ञान को, है ना। भाषाई या धार्मिकता इत्यादि को शामिल करते हैं, जिससे कि विकास का संबंध जो है, विकास का संबंध कैसे होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया साथियों, बाल विकास को सबसे पहले अगर हम इसका अर्थ निकालने का अगर प्रयास करें, तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास से है। विकास अर्थात हम कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक एवं भाषाई, धार्मिक इत्यादि में क्या होता है, यहाँ पे कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ विकास का संबंध कैसा होता है, विकास का जो संबंध होता है साथियों वो होता है कैसा, गुणात्मक, है ना। कैसा होता है, गुणात्मक। विकास का जो संबंध होता है कैसे होता है, गुणात्मक होता है। कैसे होता है, गुणात्मक होता है। जैसे कार्यकुशलता, ज्ञान तर्क, है ना। हम कह सकते हैं कार्य कुशलता के साथ साथ में तर्क तर्क कार्य कुशलता के साथ साथ में इसमें तर्क हो गया, नवीन विचारधारा, है ना। तर्क और उसके बाद में नवीन
नवीन विचारधारा का भी यहाँ पे नवीन विचारधारा भी हम यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में पहला होता है गुणात्मक एवं परिणात्मक है। कैसा? गुणात्मक और क्या होता है? परिणात्मक भी होता है। क्या होता है? गुणात्मक और परिणात्मक, है ना। परिणात्मकता के अंतर्गत लंबाई एवं भार में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, सो बाल विकास का परिभाषा मैंने क्या बताने का प्रयास किया साथियों आप लोगों को। बाल विकास यानी कि बाल विकास का जो परिभाषा है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया साथियों कि बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास ही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भाषाई इत्यादियों का क्या होता है? यहाँ पे ज्ञान होता है बालक को, जिससे कि हमें परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें गुणात्मक और परिणात्मक दो प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होता है। पहला गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत कार्य कुशलता हो गया, तर्क हो गया, नवीन विचार इत्यादि का यहाँ पे समावेश होता है। साथ ही साथ यहाँ पे परिणात्मकता के अंतर्गत भार, लंबाई इत्यादि में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट अगला पॉइंट पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ साथियों, सो नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। कि जब तक इनका ज्ञान नहीं हो पाएगा, बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह बच्चों को तब तक वह बालक के मानसिकता पर वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, उनमें नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसीलिए नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान करने के लिए उसे इन सब का ज्ञान होना चाहिए। इन सब के बारे में उसे अच्छा से क्या होना चाहिए? इनके बारे में अच्छा से इसको पता होना चाहिए, किसको? शिक्षक को। ठीक है, इसी के ऊपर में कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तर्क दिए हैं। उन्हीं तर्कों में सबसे पहला जो तर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्किनर का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा सकते हैं? स्किनर की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्किनर साहब क्या कहते हैं, है ना। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने क्या कहा है कि स्किनर कहते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये क्या कहते हैं? विकास जो है क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली क्या है? चलने वाली एक प्रक्रिया है ना। मंद गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है स्किनर के द्वारा। और ये कथन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। सो इन कथनों को तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना ही है। तो स्किनर का जो कथन है, उन्होंने कहा था कि विकास जो है क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो कथन है हरलॉक का, है ना। हरलॉक ने क्या कहा है साथियों? हरलॉक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हरलॉक की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो हरलॉक क्या कहते हैं कि हरलॉक ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसीलिए रखा गया है ना। ये क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का नाम विकास इसीलिए रखा गया है ताकि क्या होना चाहिए? इसीलिए रखा गया है ना। इसीलिए रखा गया है ताकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास में समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ना। बालक के विकास पर, है ना। अब क्या होता है? इसीलिए रखा गया है क्योंकि अब
बालक के विकास पर, है ना, बालक के विकास पर, बालक के विकास पर, बालक के विकास पर, विकास के समस्त पहलुओं पर हम कह सकते हैं, बालक के विकास पर या विकास के पहलुओं पर, समस्त पहलुओं पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है ना, किया जाता है सभी समस्त पहलुओं पर प्रकार यानी कि प्रकाश के समस्त पहलुओं पर ध्यान क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। सो हरलॉक क्या कहते हैं साथियों कि मनोविज्ञान विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान विज्ञान का नाम बाल विकास इसीलिए रखा गया है ताकि अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर क्या किया जाता है, अध्ययन यानी कि बाल विकास के यानी कि समस्त पहलुओं पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन हरलॉक महोदय ने कहा था। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले कथन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट अगला कथन जो है क्रो एवं क्रो ने दिया था, है ना, क्रो एवं क्रो ने दिया था। और क्रो एवं क्रो के कहते हैं साथियों, क्रो एवं क्रो ने यहाँ पे अपना मत जो रखा है, उन्होंने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है ना, बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है ना, वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है ना, अध्ययन की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक का विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है ना, जिसमें क्या होता है, जन्म से परिपक्वता तक, है ना, जन्म से परिपक्वता तक का जो विकास हुआ है ना, विकास का इसमें किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों, और अगला पॉइंट हमारा जो मेन पॉइंट है कि बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत को हम यहाँ पे समझते हैं। तो बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के सिद्धांत की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो बाल विकास के सिद्धांत का जो वर्णन है अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग रखा गया है। जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, और उसके बाद में समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया, उसके बाद में विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत हो गया, उसी के साथ साथ में वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक ही नहीं रहती है का सिद्धांत हो गया। उसके बाद में विकास के साथ सामान्य से विशेष की ओर चलना है, इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो हम एक एक को बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों विकास यानी कि बाल विकास के सिद्धांत की ओर। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है साथियों हमारे पास में, पहला पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, है ना। पहला पॉइंट क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ निरंतरता का सिद्धांत, तो इस क्या कैसा होता है साथियों, यह एक समान चलने वाली प्रक्रिया है, यह रुकने वाली नहीं है। मतलब यह एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, जो कि माँ के गर्भ से क्या हो जाता है, माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है, माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है, और जो कि यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। एक छोटे से नग्न आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके
हम यानी कि हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों एवं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का महत्वपूर्ण विकास यानी का महत्वपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति यानी कि भलीभांति क्या करते हैं हम संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत निरंतरता की अगर हम बात कर सकते हैं तो निरंतरता के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि यह एक ऐसा न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह न रुकने वाली प्रक्रिया कैसे न रुकने वाली प्रक्रिया है, ना रुकने वाली प्रक्रिया है ना, कैसे ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जो कि कब से स्टार्ट हो जाता है, जो कि माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु उपरांत तक क्या करता है, मृत्यु उपरांत तक चलते रहता है ना, मृत्यु उपरांत तक चलते रहता है, जो कि एक छोटे से जीव से लेकर यानी कि छोटे से जीव से अपना जीवन प्रारंभ कर है ना, क्या करता है ये जीवन प्रारंभ कर क्या करता है, जीवन प्रारंभ कर हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों में शारीरिक है ना, क्या शारीरिक और मानसिक संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति क्या होता है, संपन्न हो पाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत है ना, सेकंड क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है ना, समान प्रतिमान का क्या है, सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तो समान प्रतिमान के सिद्धांत की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं साथियों कि समान प्रतिमान इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो है, बालक का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुसार होती है ना, उनकी व्यक्तित्वता के अनुसार होती है और वे अपनी स्वाभाविकता यानी कि वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और इसी कारण उन्हें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को भी मिलती है और किसी के विकास की गति तीव्र और किसी के विकास की गति कैसे होती है, मंद होती है। ठीक है, सो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है, बालक का विकास और वृद्धि है ना, बालक का जो विकास है ना, विकास और वृद्धि है ना, विकास और वृद्धि कैसे होता है, विकास और वृद्धि अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है ना, कैसे होती है, अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। क्या होता है, अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप कैसे होती है, अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है ना, अनुरूप होती है, ये आपको याद रखना, अनुरूप होती है, जो कि अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ती है ना। क्या होता है, इन्हीं यानी कि अपनी स्वाभाविक गति से ही क्या करते हैं, ये अपनी स्वाभाविक गति से ही आगे बढ़ते हैं है ना, स्वाभाविक गति से ही वे क्या करते हैं, गति से ही वे आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ पाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उन्हें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो कि किसी के विकास यानी कि किसी का विकास जो होता है कैसा होता है, किसी का विकास जो है कैसा होता है, तेज होता है या किसी का कैसा होता है, मंद भी होता है। ठीक है, तो दोनों समान नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट की ओर अग्रसर होते हैं और विकास का जो क्रम है ना, विकास क्रम की जो एक रूपता है ना,
हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, विकास की एक रूपता है ना, विकास की एक रूपता। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ विकास की एक रूपता की, तो यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति जो है ना एक जैसी ना होकर, विकास की गति जो है एक जैसी ना हो, एक जैसा ना होने तथा पर्याप्त पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाते हैं। एक जैसी नहीं होती, इसमें पर्याप्त अंतर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये कैसा एक जैसी नहीं होती, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये कैसा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता है, इसमें विशेष तौर पे अंतर पाया जाता है ना, अंतर पाया जाता है, या फिर हमें अंतर दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है ना। अंतर पाया जाता है ना, अंतर पाया जाता है। ठीक है, अंतर पाया जाता है जो कि विकास के क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हुए। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि जो है सिर की ओर होना प्रारंभ हो जाती है, तो इसी तरह बालकों के गंत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमा और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, नेक्स्ट अगला पॉइंट पे और चलते हैं, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों वृद्धि एवं विकास की गति। वृद्धि एवं विकास की गति की दर जो है एक सी नहीं होती है ना। वृद्धि एवं विकास की जो विकास की गति की जो दर होती है ना, वृद्धि एवं विकास की, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी नहीं होती है ना, कैसी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ विकास एवं वृद्धि एवं विकास की, तो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जो है कैसी, विकास की प्रक्रिया कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है ना। यह कैसे विकास की यदि मैं बात करूँ तो ये कैसा है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की जो गति हमेशा कैसी होती है, हमेशा एक जैसी नहीं होती है ना। विकास की जो गति है, इसकी जो गति है कैसी एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक जैसी नहीं होती है। विकास यह कैसा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास की जो गति है वो कैसे एक जैसी नहीं होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ना, एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना चाहती हूँ, विकास की जो गति है एक जैसी नहीं होती, और सैसों काल से ही, यानी कि सैसों काल में क्या होता है, शुरू के वर्षों में यह गति कुछ कैसी हो जाती है, यह गति कैसी होती है, तेज होती है। सेसो काल में है ना, सेसो काल में क्या होता है, सेसो काल में यह जो गति है बहुत ही तीव्र होती है। यह गति कैसी होती है, बहुत ही तीव्र होती है। कुछ वर्षों में कैसी होती है, तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह कैसे मंद होने लगती है ना। बाद में कैसे होने लगती है, मंद होने लगती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास की गति के अंतर्गत मैंने यहाँ पे क्या बता सकती हूँ कि यह कैसा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और गति जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति की हम बात करें तो यह एक जैसी नहीं होती है, और यह गति सेसो काल में बहुत ही ज़्यादा कुछ समय में यह बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, और कुछ समय पश्चात वे कैसे मंद होने लगती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है साथियों, विकास जो है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलती है ना। विकास यानी कि सामान्य कैसे होता है, ये विकास जो कैसे होता है साथियों, सामान्य से विशेष की ओर चलती है। कैसे, सामान्य से विशेष की ओर
चलती है, ठीक है। तो यदि मैं हम यहाँ पे बात कर सकते हैं विकास और वृद्धि, वृद्धि की जो वृद्धि की सभी दिशाएं कैसे होती है, सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं के पहलू, यानी कि क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप से यानी कि सामान्य रूप से दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पे बात करें, सो आपके अपने हाथ से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर उधर से हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है ना, फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग कैसे होते हैं, सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह क्रिया और उसकी आंखों, यानी कि उसकी आंखें और व्यक्तंत्र तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को यह बताया साथियों, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विकास और वृद्धि की सभी दिशाएं विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप से, उनमें विशिष्ट क्रियाओं से पहले, उसमें क्या होता है, विशिष्ट क्रियाओं से पहले कैसा होता है, सामान्य रूप में होता है ना, कैसे सामान्य रूप में होता है। उदाहरण के लिए अगर यदि हम देखें, तो उदाहरण के लिए आपके हाथ में कुछ चीज रखा हो, यानी कि कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक जो है इधर उधर क्या करता है, उधर हाथ पैर मारता है या मारने की कोशिश करता है। और इसी तरह शुरू में वह नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने से उसके सभी अंग कार्य करते हैं ना, कैसे सभी अंग कार्य करते हैं या सभी अंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, के फलस्वरूप यह क्रियाएं उनकी आंखों और वाक्तंत्र तक ही सीमित रह पाती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, विकास के सामान्य विशेषता की ओर चलता है, कैसा विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती है, यह परस्पर संबंध का सिद्धांत है। यह कैसा है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, कैसा, परस्पर संबंध का क्या है, सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अर्थात विकास के सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं ना, कैसे होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास की दर, यानी कि विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ, यहाँ पे व्यक्तित्वता यानी कि व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, नेक्स्ट अगला क्या है, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, ठीक है। अंतर का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत की यदि हम यहाँ पे बात करें, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास और वृद्धि उनकी, यानी कि बालक का विकास की वृद्धि जो उनकी अपनी व्यक्तित्वता के रूप में होता है, अपनी व्यक्तित्वता के रूप में होता है ना। तो बालक का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। उनकी व्यक्तित्वता के कारण होता है, अपने स्वाभाविक गति से ही वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, और इसी कारण से इसे पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है ना। तो क्या होता है साथियों, एकीकरण का
सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या हम बात कर सकते हैं। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है ना। विकास की प्रक्रिया जो है कैसा, एकीकरण के सिद्धांत का क्या करती है, पालन करती है ना। एकीकरण के सिद्धांत का क्या करती है, पालन करती है। ये आपको याद रखना है ना, एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। और इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर संपूर्ण अंग के भाग को चलाना यानी कि चलना सीखता है ना। पहले क्या करता है, वे संपूर्ण अंग को, जो बालक इसके अंतर्गत क्या करता है, पहले क्या करेगा वह संपूर्ण अंगों को, है ना, संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है। और उसके बाद में संपूर्ण अंग के बाद में संपूर्ण अंग को क्या करता है, संपूर्ण अंग, और उसके बाद में संपूर्ण अंगों के भागों को चलाना सीखता है ना। सो बालक क्या करता है साथियों, पहले संपूर्ण अंग को और उसके पश्चात संपूर्ण अंगों के भागों को चलाना सीखता है ना, यानी कि चलाता है। ठीक है, कि आपको याद रखना, भाग को क्या करता है, एकीकरण करने का सीखता है। और सामान्य से विशेष यानी कि सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। और ये जो पॉइंट है साथियों, यह कैसा, सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, तो एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगली को और फिर हाथ एवं उंगली को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकती हूँ हम, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि एक बालक अपनी बुद्धि यानी कि अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके अंग यानी कि उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है ना। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो एक बालक की कलाई की जो हड्डी है, एक कलाई की हड्डी एक्स किरणों के लिए जाने वाला चित्र एक यानी कि यह बताता है कि उसका आकार जो है ना, उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। और इसी तरह से बालक इस समस्या की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में क्या करता है, वे पूर्ण अनुमान लगा सकता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाल विकास की भविष्यवाणी क्या की जा सकती है। बाल विकास में यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ताकि जिससे कि बालक आगे जाके उसका कद कैसे होगा, बालक आगे जाके उसकी जो ज्ञान की जो क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता है वो कैसे होगी, हम यहाँ पे बाल विकास की भविष्यवाणी के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है ना, पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती रहती है। और विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यह सामान्यतः समीप और क्या होता है,
समीप और सिर होता है, समीप और सिर होता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार से देखते हैं, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, विकास कैसा होता है, लंबवत एवं सीधा ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विकास कैसे होता है साथियों, लंबवत, यानी कि विकास जो है लंबवत सीधा ना होकर है, विकास जो है कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है ना, कैसे होता है, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार होता है। यहाँ विकास जो है यहाँ सीधा या लंबवत नहीं होता है ना, सीधा व लंबवत नहीं होता है, ठीक है। कैसा सीधा व लंबवत नहीं होता, ये कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है, क्योंकि बालक का जो विकास जो है सीधा ना होकर कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है। यह एक सी गति से सीधे चलकर विकास को प्राप्त नहीं यानी विकास को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बना, यानी कि स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति के साथ में क्या करता है, वह आगे बढ़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आंतरिक पुनः बलन का सिद्धांत, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्या है, आंतरिक पुनः बलन का सिद्धांत, आंशिक पुनः बलन का सिद्धांत, ठीक है। आंशिक पुनः बलन का सिद्धांत है ना, आंशिक पुनः बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो है कौन है, जॉन डोनाल्ड नील, है ना। इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक कौन है साथियों, इसके प्रतिपादक जो है जॉन डोनाल्ड, जॉन डोनाल्ड है ना, जॉन डोनाल्ड नील मिलर, इसके क्या है, प्रतिपादक है ना, प्रतिपादक है। और इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया साथियों, इनके अनुसार यानी कि इन्होंने क्या तर्क दिया है कि अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना या सतत पुनः बलन की अपेक्षा अधिक होती है, पुनः बलन की अपेक्षा कैसे होती है, अधिक होती है, क्योंकि पुनः बलन के माध्यम से ही नवीन प्रक्रिया को भी जन्म दिया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना चाहिए, वृद्धि और विकास की जो क्रिया है कैसे वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है, ठीक है। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम, है ना। वंशानुक्रम एवं वातावरण, है ना, वंशानुक्रम और वातावरण। सो बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त देन माना जाता है ना, दोनों के संयुक्त देन माना जाता है, क्योंकि दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुगत जहाँ आधार का कार्य करता है, वहाँ क्या करता है, आधार का कार्य करता है, क्योंकि वह वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व एवं संबंधित भाव, यानी कि संबंधित भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों का समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो वंशानुक्रम एवं वातावरण पर बालक के मानसिकता पर बालक के विकास एवं वृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बालक के विकास का शैक्षिक महत्व, ठीक है। बालक के विकास के सिद्धांत, है ना, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, है ना, क्या है, शैक्षिक
शैक्षिक महत्व। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, तो बाल विकास के शैक्षिक महत्व के अंतर्गत यदि हम यहाँ पे देखें, तो बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान के परिणाम स्वरूप है ना, ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षक को बालक की स्वाभाविक है ना, बालक की स्वाभाविक एवं विशेषताओं एवं रुचि एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, शिक्षक बाल विकास सैद्धांतिक के ज्ञान के परिणाम स्वरूप है ना, ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालक की स्वाभाविक है ना, शिक्षकों को बालक की क्या स्वाभाविक है ना, बालक की क्या बालक की स्वाभाविक विशेषताओं एवं रुचि एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलता का क्या होता है, सफलता का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे बात कर सकते हो, निचली कक्षाओं में क्या होता है, निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित होता है ना। तो निचली की जो कक्षाएं होती है, निचली कक्षाएं जो होती है ना, निचली कक्षाएं जो होती है उसमें खेल पद्धति है ना, निचली कक्षाएं जो होती है ना उसमें जो खेल पद्धति होती है, ना, निचली कक्षा में खेल पद्धति जो होती है ना, खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है ना। यह पद्धति जो है मूल रूप से किसमें, मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है ना, किसमें, वृद्धि एवं विकास के विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है, किस पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों, कि बालक की क्या होता है, बालक की बुद्धि जो होती है ना, बालक की वृद्धि और विकास के सिद्धांत से बालक की भविष्य यानी कि बालक के भविष्य में जो होने वाली जो प्रणाली है, होने वाली जो प्रगति का हम क्या कर सकते हैं, इसमें अनुमान लगा सकते हैं, उनकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि का परस्पर हम एक दूसरे से संबंधित इस बात पर ज्ञान यानी कि इस बात का ज्ञान जो है शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद में आपको याद रखना चाहती हूँ कि बालक यानी कि बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान में बालक की जो रुचियां जो होती है ना, रुचियां, अभिवृत्तियां एवं क्षमता इत्यादि का क्या होना चाहिए, इत्यादि का संपूर्ण ज्ञान के इत्यादि के बारे में जानकारी किसको, शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और बाल विकास का अध्ययन जो है शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी देती सकती हो जो कि बालक की शक्तियाँ, योग्यताएं, बालक की शक्तियाँ, योग्यताएं है ना, बालक की शक्तियाँ, योग्यताएं, क्षमताओं और व्यवहार एवं गुणों के विकास में है ना, अनुवांशिक तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इसके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है। और किसी अवस्था में विशेष बालक यानी कि विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, और इस बात से ज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते सकते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पे हम चर्चा करते हैं ना। क्या बाल विकास को प्रभावित होने वाले
कारक है ना, बाल विकास को प्रभावित होने वाले कारक पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो अलग अलग यहाँ पे आंतरिक कारक और बाह्य कारक की अगर हम बात कर सकते हैं उससे भी अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे साथियों आंतरिक कारक। सो आंतरिक कारक के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि बालक के आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, यानी कि बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं जिसे हम आंतरिक कारक कहते हैं, और जो कि हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं, जैसे कि वंशानुगत कारक हो गया, शारीरिक कारक हो गया, बुद्धि कारक हो गया, उसके बाद में संवेगात्मक कारक हो गया, और सामाजिक कारक जो कि अलग अलग है। हम इनको एक एक को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम पहले देखते हैं साथियों आंतरिक कारक। ठीक है, सो पहला हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आंतरिक कारक। क्या आंतरिक कारक। ठीक है, पहला हम क्या देख रहे हैं, आंतरिक कारक। क्या होता है साथियों आंतरिक कारक? सो आंतरिक कारक के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, यह आंतरिक कारक जो है, आंतरिक कारक बहुत ही हद तक प्रभावित करता है ना, बहुत हद तक क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और इसके अंतर्गत हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, वंशानुगत कारक है ना। पहला हम क्या देखेंगे यहाँ पे, वंशानुगत कारक है ना। क्या वंशानुगत कारक। ठीक है, वंशानुगत कारक। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों वंशानुगत कारक की, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ वंशानुगत कारक की, सो वंशानुगत कारक क्या होता है साथियों, वंशानुगत कारक के अंतर्गत बालक के रंग रूप आकार है ना, बालक के क्या, बालक के रंग रूप, बालक के रंग रूप आकार है ना, बालक के रंग रूप आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, शारीरिक गठन, ऊंचाई है ना, भार, ऊंचाई भार इत्यादि का निर्धारण आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है साथियों है ना। इत्यादि गुणों का क्या होता है, इसमें वंशानुगत गुणों का, इसमें वंशानुगत गुणों का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है जो कि आनुवंशिक गुणों में उनकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करता है, जो कि बालक के आनुवंशिक गुण एवं उसकी वृद्धि, उनके जो गुण हैं और वृद्धि को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों, और अगला पॉइंट आता है वंशानुगत के बाद में शारीरिक कारक। ठीक है, तो शारीरिक कारक की ओर चलते हैं, और शारीरिक कारक क्या होता है साथियों, हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या है, शारीरिक कारक है ना। क्या है, शारीरिक कारक। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों शारीरिक कारक की, तो शारीरिक कारक जो कि बालक के जन्म से ही दुबले पतले होते हैं। कुछ बालक जो है ना जन्म से ही कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं है ना। बालक कैसे, जन्म से ही दुबले पतले होते हैं ना, जन्म से ही कैसे होते हैं, दुबले पतले होते हैं एवं कमजोर बीमारी तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं ना। कमजोर बीमार या किसी समस्या से कैसे होते हैं, समस्या से कैसे होते हैं, समस्या से पीड़ित होते हैं ना, किसी समस्या से कैसे होते हैं, पीड़ित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पीड़ित एवं कमजोर रहते हैं, कमजोर होते हैं। इनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होने लगता है ना। इनकी तुलना में यदि हम बात कर सकते हो, इनकी तुलना में स्वस्थ जो बालक है ना, स्वस्थ एक जो स्वस्थ बालक है ना, इनकी तुलना में एक स्वस्थ सामान्य बालक जो है ना, सामान्य बालक का विकास कैसे होता है, इनका जो विकास है ना,
कैसा होता है, अधिक अधिक होता है। सामान्य बालक का जो विकास होता है, विकास कैसे होता है, कैसा होगा, अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा। ये आपको याद रखना, अधिक होता है, जो कि शारीरिक कमियों कमियों एवं स्वस्थ पर ही नहीं बल्कि अपितु वृद्धि एवं विकास दोनों पर, है ना, यह वृद्धि एवं विकास दोनों पर भी प्रभाव, यानी कि दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं बुद्धि। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या साथियों, बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, बुद्धि। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ बुद्धि की, तो बुद्धि क्या होता है साथियों, बुद्धि कैसे प्रभावित करता है, तो बुद्धि को अधिगम अधिगम की योग्यता एवं समायोजन एवं योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसी प्रकार उनका मानसिक विकास भी तीव्र होता है। कैसा मानसिक विकास भी कैसे हो गया, यहाँ पे मानसिक विकास भी कैसे होगा, तीव्र होगा, है ना, मानसिक विकास भी इसका उसका कैसे होगा, तीव्र होता है। ठीक है, मानसिक सीखने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उसके मानसिक विकास की जो तीव्रता भी वो कैसी होती है, अधिक होती है। और अनेक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होगी, उसी प्रकार उनके मानसिकता भी कैसे होती है, तीव्र होती है। और बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, सो क्या होगा साथी, यदि वह परिवार, समाज एवं संस्कृति में यानी कि अपने आप को कैसे पेश करता है, यह बालक की बुद्धि पर निर्भर करता है। क्योंकि उसकी बालक की जो बुद्धि है वो किस प्रकार की होगी, वह उस प्रकार समाज एवं संस्कृति एवं लोगों के बीच में वो अपने व्यवहार को प्रकट कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद में संवेगात्मक कारक। नेक्स्ट अगले क्या है, संवेगात्मक कारक। क्या है, संवेगात्मक कारक। क्या होता है साथी संवेगात्मक कारक, तो यदि मैं यहाँ पे संवेगात्मक कारक की बात करूँ, तो संवेगात्मक कारक के अंतर्गत बालक में जिस प्रकार के संवेग एवं भाव का जिस रूप में विकास होता है ना, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, है ना, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक एवं भाषाई संबंधित विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखती है ना, पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित होता है, अत्यधिक कैसा क्रोधित, यदि वह अत्यधिक क्या होना चाहिए, यदि वह अत्यधिक क्रोधित हो रहा है या भयभीत है, अत्यधिक क्रोधित एवं भयभीत अगर हो रहा है वो, है ना, अत्यधिक क्रोधित एवं भयभीत रहता है, अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वे मानसिकता की भावना अधिक होती है, तो उनके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो संवेगात्मक विकास का जो कारक है ना, इस पे भी यहाँ पे बालक के प्रति विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक प्राकृतिक। सो बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, है ना, जितना अधिक सामाजिक प्राकृतिक से संतुलित होगा, उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक और कुशल बालक अपने वातावरण में दूसरों की अपेक्षा कैसे होता है, दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को नोट करते हुए चलता हूँ साथियों। सामाजिक प्राकृतिक, है ना, क्या सामाजिक प्राकृतिक, है ना, सामाजिक प्राकृतिक। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से, बालक जितना अधिक सामाजिक रूप से, है ना, जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, कैसे होगा, संतुलित होगा, उनका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, है ना, उसके शारीरिक, किसमें, शारीरिक और शारीरिक, मानसिक,
शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधित विकास पर भी उनका उतना ही प्रतिकूल यानी कि उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं बाह्य कारक की ओर। ठीक है, तो आंतरिक कारक के अंतर्गत हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो आंतरिक कारक के अंतर्गत हमने यहाँ पे बुद्धि देखा, उसके बाद में शारीरिक कारक देखा, उसके बाद में बाल विकास को प्रभावित करने कारक में आंतरिक कारक के अंतर्गत वंशानुगत कारक को हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं साथियों क्या भाई कारक। ठीक है, तो भाई कारक हम यहाँ पे देखेंगे भाई भाई कारक के अंतर्गत क्या होता था कि भाई कारक के अंतर्गत बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ में ही निम्नलिखित भाई कारक की जो महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे गर्भधारण के दौरान माता का स्वस्थ एवं परिवेश, है ना। पहला पॉइंट आता है गर्भधारण के दौरान, है ना, गर्भधारण के दौरान माता का स्वस्थ एवं परिवेश, यदि गर्भधारण के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश यदि अच्छा नहीं होगा, है ना, यदि अच्छा नहीं होगा उनकी मानसिकता एवं शारीरिक स्वस्थ बनाए रखने की यानी कि इसीलिए उसके स्वस्थ एवं शारीरिक यानी कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कि उनमें केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर कोई प्रभाव ना पड़े, बल्कि आगे के विकास की बुनियादी भी कैसा हो, मजबूत हो, आगे की बुनियादी भी कैसा हो, मजबूत हो। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि जो गर्भधारण यानी कि इसीलिए भाई कारक में पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गर्भधारण के दौरान माता का जो संबंध यानी कि माता का जो स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उनकी यानी कि शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बाहरी वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बालक का जो विकास है आगे जाके क्या होना चाहिए, आगे जाके उनका विकास जो है बुनियादी रूप से कैसे होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहते हैं जीवन की घटनाएं, है ना। सेकंड पॉइंट जीवन की घटनाएं, सो क्या होता है साथियों, कभी कभी जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ में अच्छा व्यवहार हुआ, यदि बालक के साथ में अच्छा व्यवहार हुआ, है ना, यदि बालक के साथ में अच्छा व्यवहार हुआ, यदि बालक के साथ में अच्छा व्यवहार हुआ तो उसका विकास की गति भी सही रहती है ना, विकास की गति भी सही होगी। परंतु उसके विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बच्चों को उनकी माता ने बचपन से ही छोड़ दिया है, वहाँ माँ के प्यार से वंचित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होता है, सर्वांगीण विकास प्रभावित होने लगता है। उनका सर्वांगीण विकास कैसे होता है, सर्वांगीण जो विकास कैसे होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में भौतिक वातावरण, नेक्स्ट अगला थर्ड पॉइंट क्या, भौतिक वातावरण। ठीक है, क्या भौतिक वातावरण। ठीक है, सो भौतिक वातावरण की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, बालक का जो जन्म किसी परिवेश में हुआ, बालक का जन्म किसी भी परिवेश में हुआ हो, वह किसी परिवेश के किन लोगों के साथ यानी कि किन लोगों के साथ में वह रह रहा है, या उनका प्रभाव यानी कि उन सबका प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है ना, उनका सबका प्रभाव जो है ना किस पे, बालक के विकास पर पड़ता है। और परिवेश की कमियां हो गया, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से बालक के विकास में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सो भौतिक वातावरण के अंतर्गत यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि बालक का जो जन्म है ना यानी कि किस परिवेश में हुआ है, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश के लोगों के साथ में रह रहा है, इन सबका प्रभाव जो है उनके विकास पर पड़ता है, यहीं पे यदि मैं बात करूं सामाजिक आर्थिक स्थिति पर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आर्थिक
स्थिति है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति। उससे क्या होता है साथियों, कभी कभी बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव बालक पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि निर्धन परिवार यानी कि जो गरीब परिवार जो होता है, गरीब परिवार के बच्चों में बच्चों के विकास है ना, विकास यानी कि विकास के बच्चों की स्थिति का जो विकास है ना वो अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, जो प्रभाव भी उनकी स्थिति की प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है, क्योंकि निर्धन परिवार के जो बच्चों को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं ना, विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए उन्हें नहीं मिलता है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि से क्या वे वंचित रह जाते हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिल पाता है। इसी कारण उनके विकास में संतुलन यानी कि उनका संतुलन नहीं हो पाता है, और शहर के और अमीर बच्चों को गाँव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से कैसे होता है, अधिक हो पाता है। सो ये आपको याद रखना साथियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या होता है साथियों कि बालक के माता पिताओं की स्थिति को देखकर उनके जो प्रभाव यानी कि उनके सामाजिक विकास एवं वृद्धि में भी यहाँ पे परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों बाल मनोविज्ञान। ठीक है, सो बाल मनोविज्ञान की ओर चलते हैं। क्या होता है साथियों बाल मनोविज्ञान, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ बाल मनोविज्ञान की, सो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है ना, यानी कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार एवं स्थिति एवं समस्या, इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार स्थिति और समस्या है, बालक के व्यवहार स्थिति और समस्या इत्यादि का कार्य है। समस्या उन सभी कारणों का हम क्या करते हैं इसमें अध्ययन करते हैं जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है ना, जिसका जो प्रभाव जो है बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर बाल्य अवस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है, और यह शिक्षण की प्रक्रिया में सहायता करता है, और साथ ही साथ बालक के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहीं पे क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया सकते हैं, जो कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। वह एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से ही लेकर उनकी किशोर अवस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये कथन किसने कहा साथियों, क्रो ने कहा है। यही थॉमस क्रो ने क्या कहा है इसके बारे में आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। ठीक है, क्या क्रो क्या कहते हैं, क्रो है ना, क्रो क्या कहते हैं साथियों कि मनोविज्ञान को विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है ना, मनोविज्ञान को इस प्रकार किया जा सकता है, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें बाल है ना, जिसमें बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान एक क्या है,
वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन किसने कहा साथियों? क्रो एम क्रो का है। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों, नेक्स्ट अगला थॉम्सन की। ठीक है, थॉम्सन की। सो थॉम्सन क्या कहते हैं? थॉम्सन थॉम्सन क्या कहते हैं? थॉम्सन क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। ठीक है, यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बाल मनोविज्ञान है ना, क्या होता है? बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा, सभी को एक दिशा, एक नई दिशा की ओर संकेत करता है ना, कि और क्या करता है? संकेत संकेत करता है। ये किसने कहा साथियों? यह कहा है थॉमस ने, है ना। किसने कहा है? थॉमस ने। ठीक है, किसने कहा है? थॉम्सन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? थॉम्सन ने कहा है। संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा है थॉमस ने कहा है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बता देता साथियों, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, है ना। यदि, ये क्या कहते हैं? यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, है ना, क्या कर जा सके? समझा जा सके, उचित रूप से समझा जा सके, तो हर बच्चा एक सफल, तो हर बच्चा एक एक सफल, है ना, हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है ना, एक सफल व्यक्ति क्या होता है? बन सकता है। यह कथन किसने कहा साथियों? यह कथन थॉम्सन ने कहा है, यह ना, यह कथन किसने? थॉम्सन ने कहा है। ठीक है, सो बाल मनोविज्ञान के उपयोग के महत्व पे भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है साथियों। ठीक है, यानी कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता। उपयोगिता उपयोगिता एवं महत्व। ठीक है, एवं क्या है? महत्व। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो बाल विकास की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है साथियों कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के स्वभाव एवं विकास को समझने के साथ साथ, यानी कि समझने के बाद में उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो, शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है, और बाल मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बता सकता हूँ कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा, है ना, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के स्वभाव, बाल बाल मनोविज्ञान द्वारा, है ना, क्या? बाल मनोविज्ञान द्वारा बालक के स्वभाव, है ना, बालक के स्वभाव, साथ ही साथ बालक के स्वभाव और विकास को समझने के बाद, स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद में, है ना, विकास को समझने के बाद, उसको समझने के बाद में शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है ना। उसको
शिक्षित करने की प्रक्रिया कैसे हो जाती है? शिक्षित करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसे हो जाती है? सरल हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? सरल हो जाती है। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ साथ में बच्चों को समय समय पर निर्देश की आवश्यकता होती है ना। बच्चों को समय समय पर किसकी आवश्यकता होती है? निर्देश की आवश्यकता होती है। किसकी? निर्देश की आवश्यकता होती है ना। बच्चों को समय समय पर निर्देश की आवश्यकता होती है क्योंकि इस निर्देश के द्वारा ही बालक में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का क्या होता है? विकास किया जा सकता है। और बालक मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देश संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही बालकों के व्यवहार एवं अध्ययन के बाद में विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ बालक मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं उनके कारणों के बारे में भी बताता है। इसी के लिए बालक की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने की एक प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि बाल मनोविज्ञान के माध्यम से ही बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। तब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए, बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है ना, प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने यहाँ पे देखा साथियों, और बहुत ही डिटेल से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लासेस है, मैंने जो भी क्लास आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों कि हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से इन क्लासों को देखें और यहाँ पे समझने का हमने क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंटों को स्पीड से हम क्या कर लेते हैं साथियों? रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया साथियों कि बाल विकास यानी कि बालक जो है ना, बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है? बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास इसके अंतर्गत होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है साथियों? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक भाषाई इत्यादि का इसमें क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है ना, और इसमें क्या होता है कि इनमें बाल विकास यानी कि विकास जो कैसा गुणात्मक और कैसा होता है? परिणात्मक होता है। गुणात्मक जैसे कि कार्य कुशलता एवं तर्क एवं नवीन विचार इत्यादि इनमें हमें देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत परिणात्मकता क्या मतलब करते हैं? परिणात्मकता के अंतर्गत लंबाई, ऊंचाई, भार इत्यादि में हमें यहाँ पे क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के बाद में हमने यहाँ पे स्किनर के कुछ महत्वपूर्ण जो उन्होंने कथन कहा था, उनको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया था कि उन्होंने क्या कहा था कि विकास क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने क्या कहा था कि विकास जो है क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यही हरलॉक क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसीलिए रखा गया है ताकि अब बालक के विकास में समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हरलॉक के द्वारा कहा गया है। यही क्रो ने क्या कहा साथियों कि बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक का विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्रो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे साथियों जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास किया है। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इन क्लासों को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम पे देखने को मिलेगा साथियों। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यदि आपका कोई डाउट हो या फिर इस सेशन को
और अच्छा से बेहतर कैसे बनाया जा सके, या फिर आप लोगों को और कैसा कंटेंट पसंद आता है, या फिर आप लोगों को और कैसा कंटेंट चाहिए, उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कर सकते हो। उसको मैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये सब क्लासेस जो है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।